हेलो एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, इस चैनल पर आपको सामान्य ज्ञान विषय से संबंधित सभी जानकारियों को सीखने का, उन्हें समझने का अवसर प्राप्त होगा। कोई भी बोर्ड एग्जाम हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, उनके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा और एनसीईआरटी जीके की बुक के जो भी कंटेंट हैं वो आपको विस्तृत जानकारी के साथ में प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद मी टू मेक योर जीके स्ट्रॉन्गर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अन्य साथियों के साथ में शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। साथियों, इस सेशन को मैंने बाइलिंगुअल मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखा है। आपने इससे पहले भी यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़े होंगे, किंतु इस सेशन की विशेषता यह है कि इसमें मैंने सभी बारीकियों का ध्यान रखा है, जैसे एक एक क्वेश्चन और उनके एक एक ऑप्शन की आवश्यकता अनुसार डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है। जिससे होता क्या है कि हमारा सामान्य ज्ञान का कंटेंट नहीं चेंज होता। आयोग क्या करता है कि क्वेश्चन को इस बार कुछ तरीके से पूछा है, नेक्स्ट टाइम उसी में कुछ नया ऐड कर देगा या उसी क्वेश्चन को घुमा देगा, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैंने इन सभी बातों को ध्यान में रख के और इस सेशन के आंसर को आयोग द्वारा दी गई रिवाइज्ड आंसर की के आधार पर तैयार किया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? आपके सामने है शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। हम इस क्वेश्चन का सही आंसर तभी जान पाएंगे जब इन सबके शासनकाल हमें पता हो, इसलिए मैंने उनको ऑप्शन के साथ में लिख दिया है। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 45 ईसा था। अकबर का 1556 से 1605, अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 ईस्वी, इल्तुतमिश का 1211 से 1236। इस हिसाब से हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4th इल्तुतमिश, 3rd अलाउद्दीन खिलजी, फिर 1st शेरशाह सूरी और 2nd अकबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? शिवाजी का जन्म 1630 और मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा तुकाराम, जिनकी समय सीमा 1608 से 1650 थी। नेक्स्ट इसके ऑप्शन देख लेते हैं। चैतन्य, इनकी समय सीमा 1486 से 1534, नामदेव 1270 से 1350, शंकराचार्य 788 से 820 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? साथियों, इसके क्वेश्चन बहुत से आते हैं, इनमें आपको कंफ्यूजन हो जाती है, ध्यान से पढ़िएगा। जब भी आपसे बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा जाएगा वो अलग होगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वो अलग होंगे, भारत का गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय अलग होंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। सही ऑप्शन है इसका बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इनकी समय सीमा 1774 से 1785 थी। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। इनकी समय सीमा 1757 से 1760 रही और पुनः 1765 से 1767। सी ऑप्शन है हमारा लॉर्ड रिटन, इनकी समय सीमा 1876 से 80 रही। इसमें एक जीके का क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत का वह वायसराय जो प्रसिद्ध निबंधकार या उपन्यासकार या साहित्यकार रहा, तो वो हमारे लॉर्ड लिटन थे। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, इनकी समय सीमा 1880 से 1884 रही। लॉर्ड रिपन को हम स्थानीय सुशासन का जनक भी मानते हैं
और इनके शासनकाल में 1882 में हंटर आयोग, जो कि शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, उसकी स्थापना भी हुई थी। याद रखिएगा, ये इसके बहुत मुख्य प्रश्न हैं जो बार बार पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे 8 भागों में विभाजित किया गया है। तो आयुर्वेद नाम से ही है कि ये चिकित्सा मेडिसिन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हमें इनकरेक्टली मैच्ड बताना है। ऑप्शन नंबर ए है BC 261 कलिंग युद्ध, मीन्स 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। और इसका एक और इसी ऑप्शन में जीके का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इस कलिंग युद्ध में अशोक की विजय हुई थी। तो किस युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो वो कलिंग का ही युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध में इतना रक्तपात हुआ कि उसके बाद से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने का सोच लिया। ऑप्शन नंबर बी है हमारा AD 78 शक संवत की शुरुआत, ये भी सही है। सी है AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु, तो ये ऑप्शन इसमें इनकरेक्टली मैच्ड है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 में हुई थी। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है कि वह मुगल शासक कौन है जिसे सबसे क्रूर माना जाता है? तो वो औरंगजेब था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए दादा भाई नौरोजी। इसमें और भी जो जीके के क्वेश्चन बन रहे हैं मैं आपको बताती हूँ कि 1893, 1886 और यहाँ पे 1960 होगा, ये बीच वाला 0 नहीं होगा, 1960 में। तो इन तीनों में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो आपके पास में 1893 लाहौर, 1886 कोलकाता, 1860 कोलकाता, ये ऑप्शन होंगे और अलग से एक ऑप्शन होगा 1880 या 1885 कोई भी। तो आपको वो टिक करना होगा, याद रखिएगा। WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। फिरोज शाह मेहता, ये प्रसिद्ध भारतीय राजनेता रहे हैं। इन्होंने अंग्रेजी अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किया था, याद रखिएगा। फोर्थ ऑप्शन है हमारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्हें इंडियन नेशनल एसोसिएशन का अध्यक्ष माना जाता है। अब हम चलते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? अब ये होम रूल लीग शुरू क्यों हुई थी? तो लोकमान्य तिलक जी ने किया था कि भारत को एक ब्रिटिश शासन में भी डोमिनियन राज्य का दर्जा किया जाए, इसलिए उन्होंने होम रूल लीग की मांग की थी। इसके लिए लोकमान्य तिलक जी ने पुणे में होम रूल लीग स्थापित किया था और एनी बेसेंट ने मद्रास में। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न का मिलान करें। मैंने आपको ये जो ब्रह्म समाज ये रामकृष्ण मिशन ये ऑप्शन थे, इनके कब इनकी स्थापना हुई थी, इनके सन भी बता दिए हैं, याद रखिएगा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी हमारे राजा राम मोहन राय जी ने। फिर रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद ने, आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने और सत्य शोधक समाज की ज्योतिबा राव फुले ने। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 3, 1, 2, 5। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करो या मरो का नारा किसने दिया? याद रखिएगा, करो या मरो का नारा
भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था, जिसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 में हुई थी। इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो और भारतीयों को करो या मरो का स्लोगन दिया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल। इनका जो स्लोगन था कि कर मत दो, मीन्स इन्होंने टैक्स देने को मना किया था। कब? बारदौली सत्याग्रह के दौरान किसानों को, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू जी का प्रसिद्ध स्लोगन रहा है आराम हराम है। सुभाष चंद्र बोस जी का तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग पट्टाभी सीतारमैया समझते हैं, पर सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और जो पट्टाभी सीतारमैया थे, इन्होंने ऑल इंडिया नेटिव स्टेट्स पीपल काउंसिल के अध्यक्ष रहे थे। कब? 1936 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेनाब, जो कि हमारी जम्मू कश्मीर में है। अब बाकी के ऑप्शन देखते हैं। झेलम नदी, इस पर तुलबुल परियोजना बनी है। रावी, इस पर थीन परियोजना बनी है जो कि पंजाब में है, ये काफी बार पूछा गया है। व्यास नदी, इस पर पोंग परियोजना बनी है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वसंत विषु होता है। अब आपको बताते हैं कि वसंत विषु है क्या। देखिएगा, हमारी जो ये भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इस पर सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ती हैं तब हम उसे वसंत विषुव कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है तांबा, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सही आंसर है असम। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है एक सींग वाले गेंडों के लिए। और असम में ही हमारा एक और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है मानस। देखते हैं बाकी के ऑप्शंस। मध्य प्रदेश में कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और बक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है। केरल में हमारा पेरियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा। इसका सही ऑप्शन है सी, 2 और 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैंक दर का अर्थ है। अब आप समझिएगा बैंक दर होती क्या है। तो किसी भी देश की अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है, जैसे कि हमारे यहाँ की आरबीआई है। तो इस सेंट्रल बैंक में जो भी अनुसूचित बैंक जुड़ी होती हैं, आरबीआई उनको क्या करता है, कम अवधि के लिए पैसे उधार देता है और उस पर जो ब्याज लेता है, मीन्स जो इंटरेस्ट लेता है, उसे बैंक दर कहते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, देश का केंद्रीय बैंक, मीन्स वही आरबीआई, और उसने जो आधिकारिक ब्याज दर मीन्स इंटरेस्ट लिया। तो सही आंसर है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात, इसे आप इंग्लिश में भी याद रखिएगा CRR, कैश रिजर्व रेशियो को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? अब देखिए ये CRR होता क्या है। तो CRR जो है हमारा, वो क्या होता है कि कोई भी बैंक, चाहे वो राष्ट्रीय हो या प्राइवेट हो, आरबीआई की अनुसूचित लिस्ट में जुड़ी है
तो वो अपनी जमा राशि का, मीन्स जैसे कि उसके पास टोटल नगद में कोई भी जमा राशि है तो उसका कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास में नकद रखने को देती है। जैसे मान लेते हैं कि उस बैंक के पास में 100 रुपए जमा राशि है, उसने इसका कुछ प्रतिशत मीन्स 5% किसको दे दिया, आरबीआई को दे दिया, तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे अब 95। तो इन 95 रुपए को वो क्या करेगी, अपने बिजनेस में लगाएगी, अपने कस्टमर्स को लोन देगी, तो इसे बोला जाता है CRR वैल्यू। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यही नकद कोषानुपात को हम घटा दें, मीन्स जैसे 5% दे रही थी वो बैंक आरबीआई को, तो 5% की जगह कम कर दें, मीन्स कितना दे, 3% दे। तो अब वो 100 था तो उसने 3 रुपए दिए, तो 3% के हिसाब से उसके पास कितने बचे, 97 रुपए बचे। तो वो उस 97 में से बिजनेस करेगी और अपने कस्टमर्स को 97 रुपए में से लोन देगी, तो मीन्स ज्यादा दे सकेगी ना, तो यही बोल रहा है। तो उसके साख सर्जन क्रेडिट क्रिएशन पर क्या असर पड़ेगा, तो जब भी हम CRR की वैल्यू को घटाएंगे तो हमारा क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। याद रखिएगा इसको आप इससे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा C सही होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो देखिए, निजी अधिकार और जिसमें हमें लाभ मिलता है वो अर्थव्यवस्था हमारी पूंजीवादी कैपिटलिस्ट होती है। इसका ऑप्शन नंबर A सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। इसका सही आंसर है आरबीआई गवर्नर के द्वारा 100 रुपए के नोट पे सिग्नेचर किए जाते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी नोट हैं सब पे आरबीआई गवर्नर साइन करते हैं, और 1 रुपए के नोट पर हमारे वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर के साइन होते हैं। इसे मैं आपको एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बता दे रही हूँ कि प्रेजेंट टाइम में आरबीआई गवर्नर हमारे शशिकांत दास हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फेमा का पूर्ण रूप क्या है। आपको बता दूं कि फेमा क्या है। फेमा हमारा विदेश से धन का लेन देन जिसके अंतर्गत हम करते हैं, जिस प्रक्रिया के अंतर्गत करते हैं उसे फेमा कहते हैं। इससे पहले इसको फेरा बोला जाता था, पर दिसंबर 1999 से इसका नाम बदलकर फेमा कर दिया गया। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर B, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। इसका सही ऑप्शन है A, राज्य सूची में। तो जन स्वास्थ्य स्वच्छता का विषय राज्य सूची में है, और राज्य सूची का ही एक और प्रमुख विषय शामिल है कृषि। अब बताते हैं आपको बाकी के नेक्स्ट ऑप्शन। समवर्ती सूची में आपके जो विषय शामिल हैं वो शिक्षा और मजदूर संगठन। जो शिक्षा है वो पहले राज्य सूची में थी, किंतु इसे 42वें संविधान संशोधन के दौरान समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। संघ सूची में आपके विषय होते हैं सुरक्षा और स्टॉक मार्केट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, राजनीति के निदेशक तत्व, जिसे हम DPS भी बोलते हैं। बाकी इसके ऑप्शन देखते हैं। मूल अधिकार, मूल अधिकार आपके आर्टिकल 14 से लेके 35 तक होते हैं, और हमारे टोटल मूल अधिकार कितने हैं हम सभी को पता है कि 6 हैं। पहले 7 थे, 7वां जो भी मूल अधिकार हमारा था संपत्ति का, उसे हटा दिया गया है। उसे अब 44वें संविधान संशोधन के दौरान 300A आर्टिकल में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मौलिक कर्तव्य हमारे आर्टिकल 51A में रखे गए हैं, ये टोटल 11 होते हैं, और राज्य के नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 35 से लेके 51 तक होते हैं। ऑप्शन नंबर C सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21A। आर्टिकल 21A में बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। अब इसके नेक्स्ट ऑप्शन हम समझते हैं। अनुच्छेद 19 ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है। इसमें हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसी के अंतर्गत आर्टिकल 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29 और 30 ये अल्पसंख्यक की शिक्षा और संस्कृति से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। सेकंड ऑप्शन जो महात्मा गांधी है, इसके बारे में जीके में एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा का वे सदस्य बताइए जो उसमें सम्मिलित नहीं थे। मीन्स 2 लोग थे, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोनों लोग हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, याद रखिएगा। और जो B.R. अम्बेडकर नेक्स्ट ऑप्शन है, इन्होंने प्रारूप समिति और मसौदा समिति तैयार की थी। B.N. राव, इन्हें संविधान सभा का कानूनी सलाहकार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो ये हमारा है आर्टिकल नंबर 29। इसमें अल्पसंख्यकों की शिक्षा और उनकी संस्कृति के हित निहित हैं। जैसे कि बताया गया है, हम किसी से भी उसकी जाति, धर्म, रंग, रूप इनके आधार पर मतभेद नहीं करेंगे। अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 हमें निजता का अधिकार देता है। मीन्स हमें पूर्ण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। आर्टिकल 24 ये बाल शोषण के विरुद्ध है। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को आप कारखानों या फिर ऐसे कहीं पे भी काम करने के लिए नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी, मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर क्या है? व्यावसायिक नाम है। इसका रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर बी सही है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कैल्शियम सल्फेट, इसे पोटाश या एलम भी बोला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन नंबर सी, इसका व्यावसायिक नाम खाने का सोडा है। ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड, इसका व्यावसायिक नाम हम क्या बोलते हैं? साधारण नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 75। 18 कैरेट सोने में 75% हमारा प्योर गोल्ड होता है और इसके सिवा जो 25% बचा उसमें हमारा सिल्वर, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। इसके बारे में और जानकारी देती हूँ कि ये जो हम मार्केट से ज्वेलरी लेते हैं, पहनते हैं, इसमें ज़्यादातर 18 कैरेट का ही गोल्ड लगा होता है। इसे मोल्ड करने में आसानी रहती है। और बाकी जब भी आपसे पूछा जाए कि मतलब सबसे शुद्धतम, तो वो जो आपका सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। 99.9% उसमें प्योर गोल्ड होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। संतरे में बहुतायत में होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, विटामिन सी। विटामिन सी संतरे में, नींबू में और अन्य खट्टे पदार्थों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए, जो कि अंडे में, हरी सब्जियों में, गाजर में मिलता है। विटामिन बी
ये भी हमें मूंगफली में, अखरोट में आदि में प्राप्त होता है। इस तरीके से हमने आज के सभी जीके के 30 प्रश्नों को समझा, इनके डिटेल सॉल्यूशन देखें। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको अगले 30 क्वेश्चंस की मिलेगी इसी तरीके से, और मैंने उसमें बारीकियों को समझाया है, उसे देखने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, यदि आपका कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सुझाव हो, उसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर एसएमएस आप कर सकते हैं, भेज सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे साथ में कोई टीम वर्क नहीं है। यदि मुझसे कोई भी मिस्टेक हो गई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और उसके लिए मैं आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सो मच। टेक केयर।